इस चैप्टर के अंदर हम इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, उसके वॉल्यूम पे, उसके गेन्स पे, पैटर्न पे, वेलफेयर पे और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे देखेंगे। और सबसे पहला जो हमारे पास इंडिकेटर है या जो इंटरवेंशन होती है इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन, वो है टैरिफ्स। तो टैरिफ्स होते क्या हैं और उनको लगाना कैसे होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी फॉर्म्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो टैरिफ लगाने से इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फ्री ट्रेड में कुछ डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं। तो ट्रेड पॉलिसीज आर एडवोकेटेड बाय स्पेशल ग्रुप्स, और उनका ख्याल है कि देयर आर सम बेनिफिट्स इफ देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये भी हम देखेंगे। तो टैरिफ्स दो तरह के हो सकते हैं, इंपोर्ट टैरिफ और एक्सपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ है टैक्स और ड्यूटी लेविड ऑन इंपोर्टेड कमोडिटीज, तो ये कॉमन फॉर्म ऑफ टैरिफ है। एक्सपोर्ट टैरिफ आमतौर पे नहीं होता, इसको एक्सपोर्ट ड्यूटी हम बोल देते हैं या एक्सपोर्ट सब्सिडी भी होती है, लेकिन वो टैरिफ नहीं है। तो एक्सपोर्ट टैरिफ है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर कोई टैक्स या ड्यूटी लगाते हैं। तो ये कॉमन नहीं है। आप इधर देख भी रहे हैं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपोर्ट टैरिफ बैन है और इट इज प्रोहिबिटेड, जबकि सम ऑफ द developing countries they experience or practice export tariff but occasionally। तो और वो किस लिए होता है? टू जनरेट रेवेन्यू। इंपोर्ट टैरिफ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट टैरिफ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक आपने सुना होगा एड वैलोरम टैरिफ। ये एक फिक्स परसेंटेज है ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी। तो 5%, 10% आप वैल्यू पे लगा दें तो ये एड वैलोरम टैरिफ है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, टैक्स की अमाउंट और उस चीज की प्राइस वो भी बढ़ती जाएगी। ये आपने वैल्यू एडेड टैक्स भी सुना हुआ है, ये वही होता है। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में ये चीजें अगर प्रैक्टिस हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के वॉल्यूम पे, गेन्स पे, वेलफेयर पे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, रिसोर्स ऑनर्स पे कैसे होता है। स्पेसिफिक टैरिफ होता है आप यूनिट्स पे लगाते हैं, उसकी वैल्यू पे नहीं। आपने दो फर्ज करें 10 रुपए पर यूनिट है, तो एक भेजेंगे 10, चाहे वो लाख का है, करोड़ का है, 10 रुपए या 10,000। दो भेजेंगे तो डबल हो जाएगा, तीन भेजेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। तो ये यूनिट्स पे लगता है जिसको हम स्पेसिफिक टैरिफ बोलते हैं। कंपाउंड टैरिफ है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एड वैलोरम प्लस कंपाउंड वो स्पेसिफिक टैरिफ। तो ये दोनों को मिला के आप यूज कर सकते हैं कंपाउंड टैरिफ। तो वर्ल्ड वार सेकंड से टैरिफ्स की जो अमाउंट्स हैं वो कम हुई है और उसकी वजह डब्ल्यूटीओ का आना है। और डब्ल्यूटीओ भी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इन प्लेस आई थी, आपको पता हो अगर। तो 1945 के बाद इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई थी। तो डब्ल्यूटीओ के आने के बाद टैरिफ्स की अमाउंट्स के ऊपर काफी बहस हुई है। फिर गैट आया और फिर 2005 और 1995 में डब्ल्यूटीओ के ट्रांजिशन शुरू हो गई थी। 1995 के बाद जो आपने वो सुना हुआ है दोहा राउंड, वो खत्म हुआ था। तो उसके बाद ये इसके ऊपर काम शुरू हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई थी 1995 के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इसके ऊपर काफी काम हुआ है और ऑन एन एवरेज 5% या इससे कम होती हैं जो टैरिफ लाइंस हैं ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर डेवलप्ड नेशंस। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके यहाँ ये 5%
ऑन एन एवरेज से ज़्यादा आमतौर पे, क्योंकि उनको उनके रेवेन्यू का एक ज़रिया है और उनकी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं और इंपोर्ट्स ज़्यादा है, तो इसलिए वो इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। उसके बहुत सारे आपको पता होगा और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के साथ साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी सेफ गार्ड करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाना है, फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रिलायंस है उसको कम करने के लिए भी आप टैक्स लगाते हैं इंपोर्ट्स पे, जिससे वो महंगी हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। हम ये पढ़ेंगे, आपने थ्योरी के अंदर भी पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन इसमें आएगा कि अगर आप टैक्स लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, तो उससे इंपोर्ट डिमांड या इंपोर्टेड प्रोडक्ट की कंजम्पशन भी कम होती है, साथ में जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन या डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप बाहर वाली चीज महंगी कर देते हैं तो लोकल प्रोड्यूसर्स को सेफ गार्ड करना भी एक मकसद ये भी होता है कि आपने लोकल इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करना है। हम पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम दोनों एनालिसिस करेंगे टैरिफ का। तो टैरिफ्स के अगर हम पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी देखें तो कंजम्पशन इफेक्ट भी होता है, प्रोडक्शन इफेक्ट भी होता है। कंजम्पशन इफेक्ट है कि रिडक्शन इन द डोमेस्टिक कंजम्पशन, प्रोडक्शन इफेक्ट है एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ट्रेड इफेक्ट्स इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे क्योंकि आपने इंपोर्ट टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया इंपोर्ट्स पे, तो देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। और आप जब टैक्स लगाते हैं तो इससे अल्टीमेटली कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन हम आगे चल के ये देखेंगे आखिरी जगह पे कि वो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता भी है वो भी किसी ना किसी तरह से फिर टुर के वो रिसाइकल होके या वो भी आवाम पे ही खर्च होना, क्योंकि टैरिफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट फिर उसको आवाम के ऊपर उसको एलोकेट करती है। हाँ, लेकिन टैरिफ इम्पैक्ट्स वो डिपेंड करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। डिमांड कर्व अगर ज्यादा इलास्टिक होगा तो कंजम्पशन इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी दोनों तरह से कंजम्पशन इफेक्ट। अगर डिमांड कर्व इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ जाने की वजह से कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और इनइलास्टिक होगा तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर domestic supply curve is more elastic, there will be a greater amount of production effect, तो प्रोडक्शन इफेक्ट ज्यादा होगा, तो यानी प्रोड्यूसर्स को ज्यादा असर हो सकता है इंपोर्ट टैरिफ का। इसी तरह से मोर इलास्टिक द डिमांड एंड डोमेस्टिक सप्लाई कर्व्स द ग्रेटर द ट्रेड इफेक्ट। तो अगर दोनों इलास्टिक हों, ट्रेड डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई, तो ट्रेड इफेक्ट भी ज्यादा होगा। हमने पीछे भी पढ़ा था, आपको याद होगा, एंटी ट्रेड प्रोडक्शन और प्रो ट्रेड प्रोडक्शन, एंटी ट्रेड कंजम्पशन और एंटी ट्रेड प्रोडक्शन। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर दोनों इलास्टिक होंगे डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई, तो ट्रेड इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी ज्यादा एक्सपोर्ट भी होगी ज्यादा इंपोर्ट भी होगी। तो एक्सपोर्ट सब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी हो सकती है अगर डिमांड का सप्लाई का इलास्टिक हो, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगी जब आपका आपका डिमांड का इलास्टिक होगा। लेकिन जो रेवेन्यू इफेक्ट है वो स्मॉलर होगा। ये चीजें भी हम पढ़ लेंगे आगे चल के। तो कंजम्पशन इफेक्ट हम कैसे मेजर करते हैं, वो कंज्यूमर सरप्लस से, और जो प्रोडक्शन इफेक्ट है वो प्रोड्यूसर सरप्लस से हमारे पास आएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे। तो अगर आप इंपोर्ट टैरिफ लगाते हैं तो इट विल रिड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस में कमी आएगी। प्रोड्यूसर सरप्लस या रेंट बढ़ेगा ड्यू टू imposition of an import tariff। तो ये क्या है,
it is the payment that need not be made in the long run to induce domestic producers to supply additional goods with the tariff. तो इसको हम ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस में इंक्रीज है, ये रेंट है, इसको हम सब्सिडी इफेक्ट ऑफ टैरिफ भी बोलते हैं। एक तरह से सब्सिडी मिल जाती है प्रोड्यूसर्स को। इसी तरह से जो टैरिफ है, इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स द इनकम एज वेल फ्रॉम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हायर प्राइसेस पे करते हैं टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हु रिसीव द हायर प्राइसेस फ्रॉम। इसी तरह से रिसोर्स ऑनर्स की इनकम्स भी वो भी अफेक्ट होती हैं। वो कैसे? पैसे और इनकम्स विल बी flowing from abundant owners of abundant factor to the owners of scarce factors। तो abundant factor वाले कौन से owners हैं? जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना रहे होंगे, और जो इंपोर्ट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बना रहे होंगे उनको वो जो स्केर्स रिसोर्सेज यूज हो रहे होंगे इंपोर्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स के ऊपर, या इंपोर्ट्स जो हो रही है उसी से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स जो बना रहे होंगे। तो देयर आर देन इनएफिशिएंसीज और प्रोडक्शन कॉस्ट्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज डेड वेट लॉसेस। तो ये है आपके सामने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स और डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। तो वर्ल्ड मार्केट या फ्री ट्रेड प्राइस ये है SF, फ्री ट्रेड प्राइस $1 आप कह लें, ये ऊपर लिखा हुआ भी है एक्स की प्राइस ऑफ एक्स $1 है फ्री ट्रेड प्राइस। तो फ्री ट्रेड प्राइस में लोकल सप्लाई 10 यूनिट की है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड प्राइस या फ्री ट्रेड प्राइस है $1 तो डिमांड 70 की है। लोकल प्रोडक्शन से 10 यूनिट आ रहे हैं, बाकी 60 यूनिट आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये इंपोर्ट्स हैं ये वाली। अब अगर आप 100% टैरिफ लगाते हैं तो प्राइस जो डोमेस्टिक लोकल प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? जो डोमेस्टिक कंज्यूमर भी पे कर रहे होंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी रिसीव करेंगे, वो कौन सी है? अब अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ₹1 चार्ज करते हैं या 2 चार्ज करते हैं, 1 से 2 से कम चार्ज करते हैं, तो फिर इंपोर्ट्स गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? फिर गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलना। तो ये ₹2 प्राइस करने का फायदा भी यही है कि लोकल प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, साथ में जो लोकल प्रोडक्ट की कंजम्पशन है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट इंपोर्ट्स की कंजम्पशन भी वो भी कम होगी। तो 2 पे आप देख रहे हैं डोमेस्टिक सप्लाई 20 यूनिट हो गई है और डोमेस्टिक कंजम्पशन 50 यूनिट है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स 60 से कम होके 30 हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है। अब हम इसके अगर इम्पैक्ट्स देखें कंजम्पशन पे और प्रोडक्शन पे और टैक्स रेवेन्यू पे और डेड वेट लॉस, तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये अगर जैसे मैंने कहा प्राइस $2 हो जाती है पर यूनिट, और आपको पता है एक्स एक्सपोर्ट कर रहा है नेशन 1, तो नेशन 2 के अंदर आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ द प्राइस विल बिकम $2। इट मींस 100% इंक्रीज होगा। तो टैरिफ के बाद कंजम्पशन 50 यूनिट की है, 20 लोकल से आ रहे हैं, 30 इंपोर्टेड हैं।
तो कंजम्पशन इफेक्ट कैसा है, 70 से 50 पे चला गया है, तो ये नेगेटिव है, 20 यूनिट्स टू बी प्रिसाइज। प्रोडक्शन इफेक्ट आप देखें, प्रोडक्शन लोकल 10 से 20 हो गई है, तो इसकी वजह आपके सामने है कि प्राइस बढ़ी है, सो लोकल प्रोड्यूसर्स हैव बीन इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मोर, और 10 यूनिट का इंक्रीज हुआ है, तो पॉजिटिव है। ट्रेड इफेक्ट, 60 यूनिट पहले इंपोर्ट हो रहे थे, अब 30 यूनिट हो रहे हैं, तो -30। लेकिन रेवेन्यू इफेक्ट कितना है, MJHN आप देख सकते हैं, क्योंकि $1 30 की इंपोर्ट हो रही है, हर इंपोर्ट पे, हर इंपोर्टेड यूनिट पे $1 आपने इंपोर्ट टैरिफ लेना है गवर्नमेंट ने, तो 30 अगर इंपोर्ट होंगे तो गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, MJHN। तो जितनी इंपोर्ट्स हैं M से लेकर N तक या J से लेकर H तक, और आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये जितना टैरिफ है और वो 1 के बराबर है, तो 30 यूनिट। ठीक है, इसको फर्दर भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि आपके टैरिफ का इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर सरप्लस क्या है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। ये देखें, टैरिफ लगने से पहले आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या था, RAB, ये वाली ट्रायंगल RAB। आपको पता है कंज्यूमर सरप्लस होता है एरिया बिटवीन डिमांड कर्व एंड प्राइस लाइन। RAB था, तो ट्रेड इंपोर्ट टैरिफ लगने के बाद और ट्रेड होने के बाद आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना रह गया है, RHG, ये वाला RHG। तो ये GRH आप कह लें। अच्छा, अब इसको मेजर भी कर सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस ARB था ना, तो इसको आप मेजर करें, वो कितना है, ये बनता है 122.50। ठीक है, तो आप ये ट्राइंगल का एरिया आप मालूम कर लें, तो ये 122.5 बनता है। आपने पैथागोरम थ्योरम आपको पता है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 122.50 ये है। या आप हर एक लेवल पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस देखें आप, तो वो आपका क्या होता है, एरिया बिटवीन सप्लाई कर्व एंड प्राइस लाइन। तो उस वो पहले क्या था, ये ये वाला था, ये ए ट्राइंगल। तो अब क्या हो गया है, ये GJ और ये इसको आप शामिल कर लेंगे, तो ये आपका AGJC। ये देखिए, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस 10 से 15 पे चला गया, उसके में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, और तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये वाला ए। तो अब ये कितना हो गया, AGJC, ये है 15। उसकी आप देख सकते हैं ये कितना है, ये 10 है, क्योंकि आप देखें 1 से 2 1 यूनिट, और ये देखें 1 से C तक ये कितना डिस्टेंस है, 10। तो 10 तो ये हुआ, और ये अगर ये इधर जाती रेक्टेंगल पूरी होती तो ये 20 होना था, लेकिन ये हाफ है, तो 15 यूनिट प्रोड्यूसर सरप्लस के अटेन हुए हैं, उसमें इंक्रीज आया है। तो ये हम इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। आपने अभी देखा 15 यूनिट प्रोड्यूसर सरप्लस में है, लेकिन ये जो 5 है इसका नहीं पता चल रहा ये कहाँ गया है। प्रोड्यूसर सरप्लस में तो 15 का गेन हुआ है। इसी तरह से रेवेन्यू, जो टैरिफ रेवेन्यू है वो $30 है। तो आपको पता है 60 का डिक्लाइन आया था, ऊपर हमने देखा भी था कि 60 का है, तो 30 और 15, 30 60 आपने ऊपर देखा होगा, हमने ये है कि 60 का डिक्लाइन आया है, $60 का, क्योंकि 60 यूनिट्स से अब इसमें और क्लियर हो रहा है आपको। ये आप यहाँ से देखें,
जो कंज्यूमर सरप्लस है वो 122.50 से 62.50 है। तो ये कितना डिफरेंस है, कितना निकल गया है कंज्यूमर सरप्लस, $60। तो $60 में से 30 तो चले गए हैं गवर्नमेंट को, 30 गए हैं गवर्नमेंट को सी के बराबर, और 15 गए हैं प्रोड्यूसर्स को, 45। ये जो बाकी है 15, ये बी और ये डी, ये कहाँ जा रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। और ये आपका डेड वेट लॉस है। तो ये आप BHN और MCJ, दीज आर द डेड वेट लॉसेस जो कि टैरिफ की वजह से आए हैं। अब इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ क्या होता है, ये थ्योरी ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर तो अगर हम देखें तो उसमें हम रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन देख रहे होते हैं। रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्या होता है, इट इंडिकेट्स हाउ मच प्रोटेक्शन इज एक्चुअली प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ इंपोर्ट कंपीटिंग कमोडिटी। तो अगर आप टैरिफ लगाते हैं तो हम देखते हैं कि आप ने जो टैरिफ लगाया है उससे जो प्रोड्यूसर है इंपोर्ट कंपीटिंग कमोडिटी वाला, उसको इफेक्टिवली कितना प्रोटेक्शन मिल रही है या कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो आप देखें दो डिफरेंट तरह के वो डायनामिक्स हैं। आप इंपोर्ट एक फाइनल कमोडिटी पे आप टैरिफ लगा दें, या कुछ ऐसी इनपुट्स पे भी आप टैरिफ लगा सकते हैं जो फाइनल कमोडिटी में लोकली यूज होने हैं, ठीक है ना। तो व्हेन ए नेशन imposes a lower tariff on imported input than on the final commodity produced with that input, the rate of effective protection exceeds the nominal tariff rate। अगर आप इनपुट पे टैरिफ लगाएंगे rather than imposing tariff on final commodity, तो जो इफेक्टिव प्रोटेक्शन है यानी इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ वो ज्यादा होगा। आप 10% टैरिफ लगा रहे होंगे इनपुट पे, लेकिन जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको 10% से भी ज्यादा फायदा हो रहा होगा। तो ये है रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये है इसका फार्मूला। हम रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन को या रेट ऑफ इफेक्टिव टैरिफ हम इसके साथ इस फार्मूला के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। जी इज फॉर द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन टी माइनस ए आई टी आई ओवर 1 माइनस ए आई। तो टी क्या है, ये है नॉमिनल टैरिफ ऑन फाइनल कमोडिटी। फाइनल कमोडिटी पे कितना टैरिफ है, और अब टी आई जो है वो है नॉमिनल टैरिफ ऑन इंपोर्टेड इनपुट जो उस कमोडिटी में इस्तेमाल होना है। आप इनपुट पे लगा दें उसका भी, अब इनपुट के ऊपर आप टैरिफ लगाएंगे तो जो लोकल प्रोडक्शन है, ये लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ज्यादा फायदा होगा। इनपुट के ऊपर आप लगाएं, रादर आप फाइनल कमोडिटी पे लगाएंगे तो इतना फायदा नहीं होगा लोकल प्रोड्यूसर को। आपने ऊपर देखा भी है, हम इसको चेक भी करेंगे। तो टी और टी आई का तो आपको फर्क नजर आ गया। टी आई है नॉमिनल टैरिफ ऑन इंपोर्टेड इनपुट, और टी जो है नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन फाइनल कमोडिटी। मसलन आप एसी इंपोर्ट करते हैं, और दूसरा है आप एसी की इंपोर्ट पे टैरिफ लगाते हैं, और दूसरी फॉर्म है कि आप जो कंप्रेसर है
उसकी इंपोर्ट पे टैरिफ लगाएं। तो इन दोनों से जो फायदा होगा लोकल प्रोड्यूसर को वो वेरी करेगा। और जैसे हमने कहा कि अगर इनपुट के ऊपर जो आप टैरिफ लगा रहे हैं एज कंपेयर टू imposing tariff on final commodity, तो it will exceed the nominal tariff rate। जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्सीड कर जाएगा, हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एआई जो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, दोनों में ये जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। एआई क्या है? ये है रेशियो ऑफ द कास्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी विद नो टैरिफ। अब फर्ज करें हमने कहा एसी वो बाहर से आ रहा है 50,000 का, और आपने इसके ऊपर 10% टैरिफ लगाया हुआ है, तो 10% टैरिफ के बाद उसकी प्राइस हो जानी है 55,000। तो हम एआई में हमने कौन सी प्राइस यूज करनी है? 50,000, प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी विद नो टैरिफ, हमने वो वाली यूज करनी है। लेकिन ये रेशियो है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी विद नो टैरिफ। तो यहाँ पे ये पेपर के अंदर आ जाता होता है, तो यहाँ पे इसमें वो होता है, प्रॉब्लम हो जाता है सोल्यूशन के अंदर आपको।